नमस्कार विद्यार्थियों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि थंबनेल में विदित है कि आज हम कक्षा 10 का जो हाफ ईयरली एग्जाम है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 इसका पेपर सॉल्व आउट करेंगे और साइंस विषय रहेगा हमारा विज्ञान साइंस, जो संपन्न हुआ था 18 दिसंबर 2024 को। द्वितीय पारी में ये पेपर था और पूरे राजस्थान में एक ही पेपर इस बार राज्य समान परीक्षा के तहत आयोजित था। तो देखते हैं प्रश्न के किस प्रकार के प्रश्न थे और किस प्रकार उनके आंसर लिखने थे। और आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा सॉल्व आउट देखें, क्योंकि आप कक्षा 10 के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक में पूरा 100% कोर्स था। तो आपके वार्षिक के जैसा ही यानी बोर्ड के एग्ज़ाम जैसा ही पेपर था, यही पैटर्न आने वाला है। इसी प्रकार के इतने ही प्रश्न, खाली जगह इतने ही एबेसड, सब कुछ एग्जैक्ट यही आने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें और देखें और अपना आकलन करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्रश्न सही हुए, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो शुरू करें। आज का पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न निम्नलिखित में से बहुत चयनात्मक मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक यानी एक आंसर राइट करना है और एक एक नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आर श्रृंखला सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, शुरुआत में उत्पादक से बनती है और उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो ये कह रहा है घास है, और घास को भाई गेहूँ नहीं खाता है और गेहूँ को आम, ये तो तीनों उत्पादक ही हो गए, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है बकरी, बकरी को गाय नहीं, ये तो गलत हो गया, बकरी को गाय नहीं खा सकती। ये कह रहा है घास, घास को मछली, मछली को बकरी, ये भी गलत बात है, ऐसा संभव नहीं है। घास, घास को बकरी और बकरी को मानव, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक आर श्रृंखला का निर्माण होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट है पहले के अंदर। दूसरा प्रश्न है, लघुपतन के समय जो शॉर्ट सर्किट होता है घर के अंदर, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है भाई, अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है परिपथ का, और जो करंट है इसका मान अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत अधिक, सी ऑप्शन राइट था, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न देखें, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन की दिशा दे रखी है, हमें विद्युत धारा की दिशा नहीं दे रखी। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। अब यहाँ पर फ्लेमिंग का वामस्थ नियम लगेगा, काम करेगा। तो उसकी सहायता से देखा जाए तो अगर जो तरजनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएं और इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहे तो विद्युत धारा कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। तो हमें दाएं हाथ की अंगुली को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। जहाँ पर ये मध्यमा ये करंट को दर्शाती है, आई को, और ये बी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो इस प्रकार अगर आप फैला के देखें साथ साथ में कि इसको ऊपर की ओर रखें, विद्युत धारा की जो आई इसको ऊपर की ओर रखें और इस प्रकार से फैलाएं भाई, कुछ विद्युत धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, तो अंगूठा आपका कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। फ्लेमिंग के वाम से ये प्रश्न किताब का सीधा सीधा प्रश्न उठाया हुआ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न देखें भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी P को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति आपको पता होना चाहिए, 3 अलग अलग फॉर्मूले। P बराबर VI बिल्कुल होता है, P बराबर V² होता है, P बराबर I² गुणा R होता है, लेकिन P बराबर I गुणा R² नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि विद्युत शक्ति का ऐसा सूत्र नहीं है। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस से दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस किस प्रकार की? तो आपको पता होना चाहिए जो अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है, इसकी फोकस दूरियां किस में ली जाती है भाई? माइनस में ली जाती है। तो दोनों कैसे हैं? अवतल है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आनुवंशिक पाठ से उठाया गया है, द्वितीय संकरण में आर कैपिटल और आर स्मॉल और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई किसको निरूपित करता है? आपको पता होना चाहिए यहाँ पर भाई जो कैपिटल लेटर होते हैं ये प्रभावी होते हैं। जो यहाँ पर आर कैपिटल है
तो ये किसका राउंड कहते हैं यानी गोल। और वाई कैपिटल ये पीले बीज। तो छोटे वाले कोई मायने नहीं रखते हैं, सिर्फ बड़े वाले जो प्रभावी लक्षण होते हैं यही माने जाते हैं, इन्हीं को देखना होता है। तो गोल और पीले बीज को निरूपित करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मनुष्य में जो वर्क है किडनी है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस भाई, जो किडनी है वो किस सिस्टम से संबंधित है, किस तंत्र से है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन का कार्य करती है। तो उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है क्या, किडनी वर्क। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका फंक्शनल ग्रुप बताना है, प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसको ध्यान से देखें तो ब्यूटेन धन ऑन, तो पीछे ऑन बच रहा है, ऑन किस में लगता है भाई, कीटोन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें कीटोन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बड़ा अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समूह क्या होगा। लाल को नीला कौन करता है भाई, सार करता है, और सार का पीएच 7 से ज़्यादा ही होता है, तो कितना है भाई 10। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि बाकी सभी क्या है, अम्लीय जो नीले को लाल करते हैं। तो डी ऑप्शन राइट था 10। नेक्स्ट है खाली जगह। नेक्स्ट है सीएफसी जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जो कि सूर्य से आने वाली खाली जगह विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सी विकिरण है भाई, यूवी रेज। कौन सी, यू, ऐसा लिख सकते हैं यूवी रेज, यूवी रेज, या लिख सकते हैं आप पराबैंगनी किरणें। क्या लिख सकते हैं खाली जगह में, पराबैंगनी। आगे विकिरण तो लिख रखा, सिर्फ आपको पराबैंगनी लिखना था, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है किसी चुंबक के चारों ओर एक खाली जगह होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संशोधन किया जाता है। भाई एक चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। तो खाली जगह में चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तीसरी खाली जगह विद्युत धारा का एसआई मात्रक। भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, एम्पियर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। चौथी है श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन, यानी घटक, कोई सूर्य का प्रकाश है जो श्वेत दिखता है हमें, इसका अपने घटक रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विक्षेपण। तो इस खाली जगह में आने वाला था हमारा विक्षेपण। नेक्स्ट देखें, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई गोलीय दर्पण है और ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या और इसके बीचों बीच आधा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस खाली जगह में आएगा आधी। मेंडल ने खाली जगह पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया। तो मेंडल ने, भाई आपको पता होना चाहिए, हमारा चैप्टर है आनुवंशिक, उसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया। किस पर, तो इसमें आएगा मटर, आपको मटर लिखना था, इसमें सिर्फ मटर के पौधे पर आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किया। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिका में उपस्थित खाली जगह वर्णक है जो ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक ही वर्णक है जो ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है भाई, हीमोग्लोबिन। तो कौन सा वर्णक है, हीमोग्लोबिन वर्णक है जो ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो इस खाली जगह में आएगा हीमोग्लोबिन साथ ही में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न है खाली जगह ही है, इसके अंदर आपको एक यौगिक दे रखा है इस प्रकार से, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच और यहाँ पर भी ऊपर भी एच, और इस यौगिक का नामकरण बताता। तो इसमें सीधा सीधा एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं भाई, मेथेन कहते हैं। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है देखें, तो फंक्शनल ग्रुप CHO कौन सा जुड़ा है भाई, CHO जुड़ा है, और इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। किसका होता है, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड का जो पीछे अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, एल लगता है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा भाई, इस यौगिक का नाम हम लिख सकते हैं मेथेनॉल। इस खाली जगह में क्या आएगा, मेथेनॉल। तो इस यौगिक का नाम था मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं होगा, मेथेनॉल होगा। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु, तो हम लिख सकते हैं मरकरी धातु होती है जो कमरे के ताप पर, कोष्टक में हम पारा भी लिख सकते हैं। मरकरी या जो पारा है वो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का, तो अब लिख सकते हैं कि एंटी एसिड का। किसका भाई,
एंटी एसिड लिख सकते हैं, या हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिड या प्रति अम्ल का औषधि का रूप में उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड अपच यानी एसिडिटी हो जाती है उस समय। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक आवर्धन क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का प्रवेश करना और उसकी सांद्रता बढ़ना एक तरह से जैविक आवर्धन है। इसमें क्या होता है, किसी पोषक स्तर पर कोई हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है तो उत्तरोत्तर रूप से ऊपर वाले शेष जितने भी उसके उपभोक्ता उसमें उस रसायन की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस प्रकार के रसायनों को किसी भी जल से धोकर या किसी भी अन्य विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार रसायनों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है, जिसे जैविक आवर्धन कहा जाता है। और इसमें सबसे शीर्ष पे मनुष्य होने के कारण सबसे ज़्यादा जैविक आवर्धन मनुष्य में होता है। इससे कई सारी हानिकारक होती बीमारी तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ये था इसमें लिखना, जैविक आवर्धन 1 नंबर का था, बस इतना सा लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या का नाम लिखे। तो भाई हमारे द्वारा जितना भी जो काम में लिया जाता है अजैव निम्नीकरण कचरा, वो मोस्टली आपको पता ही है वो क्या है, प्लास्टिक है। अब इससे क्या समस्या हो सकती है भाई, प्लास्टिक से सब कुछ समस्या ही है। इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन संभव नहीं है, पर्यावरण में लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिससे अनेक पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसको मवेशी वगैरह खा लेते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसको जलाने पर भी विषैली गैसें उत्पन्न होती है। इस प्रकार के आपको एक समस्या लिखनी थी, बहुत सारी समस्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक संबंध होता है F बराबर F समानुपाती IB sin थीटा। तो जब I यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। कितने डिग्री का भाई, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण हो तो जो इन पर आरोपित बल है वो अधिकतम होता है। तो आपको लिखना था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो या उन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो। नेक्स्ट प्रश्न देखें छठा, किसी दिए हुए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र निरूपित करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए, जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो बिल्कुल पास पास होती है, मतलब उनके बीच की दूरी एक जैसी होती है। जैसे दूर दूर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो आप इस प्रकार से बना सकते थे, डिनोट कर सकते थे। यहाँ इस प्रकार से आपको लिखना था, यहाँ पर N लिख सकते थे, इसको दक्षिणी ध्रुव लिख सकते थे, और ये चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते थे। नीचे लिखना था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के पास मतलब एक समान दूरी है सबके बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा है, एक समान है। दूरी अगर बढ़ गई तो कम हो जाएगा, नजदीक ज्यादा आ गई तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब सबके बीच में यानी समांतर रेखाएं खींचनी थी, तीर लगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए, कूलाम होता है। क्या होता है भाई, कूलाम होता है, और इसको C से डिनोट किया जाता है। फिर विद्युत सेल, अब यहाँ ध्यान से पढ़ना था, विद्युत सेल पूछ रहा है, बैटरी नहीं पूछ रहा। तो सेल के लिए मैंने बताया था सिर्फ ये संकेत बनाना, ये एक सेल हो गया, यहाँ पर ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, जो छोटा सा बनाना ये माइनस, सॉरी एक बार वापस बनाए, विद्युत सेल के लिए ऐसा बनाना था भाई, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया विद्युत सेल। अब इसमें ज़्यादा लाइनें करते हो तो वो बैटरी बन जाती है। नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाई। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा लिखना था, इधर पिता और इधर लिखना था माता। पिता में गुणसूत्र लिखने थे आपको X, कैपिटल X और Y। माता में लिखने थे X और X। फिर इस प्रकार से क्रॉस करवाना था, जब X और X मिले तो X X बनेगा, जब Y और X मिले तो X Y बनेगा। X Y की जगह लिखना था नीचे लड़की, और यहाँ लिखना था लड़का, और यहाँ लिखना था लड़का। सॉरी पीछे डिलीट हो गया, लेकिन आपने समझ लिया होगा किस प्रकार बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीकारक क्या है। तो वे यौगिक जो किसी अन्य पदार्थों को या अन्य तत्वों को, अन्य यौगिकों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। कोई एक आध उदाहरण भी लिख सकते थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह कोई भी लिख सकते थे।
नेक्स्ट प्रश्न देखें हैं, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो मोस्टली बार बार पूछा जाता है, कोई भी धातु अगर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो एक ही गैस उत्पन्न करेगी, वो गैस है हाइड्रोजन, जो कि मोमबत्ती पर जलाने पर पट की ध्वनि के साथ जलती है। फिर है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल के पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पर देखें, पीतल और तांबा जो है एक तरह से धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, लेकिन तांबा फिर भी धातु है, तो धातु की श्रेणी में आते हैं। तो धातु होने के कारण, और जो ये दही और खट्टे पदार्थ है, तो भाई ये खट्टा दही ये सब किसके भाई, अम्ल के उदाहरण है, अम्ल ही है एक तरह से। तो जब धातु और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो आपको पता है एक लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखेंगे तो वो आपस में क्रिया करके एक हानिकारक लवण बनाएंगे, विषैला लवण बनाएंगे, जिससे हो सकता है हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए वापस में उस पदार्थ को खाने से, दही को खाने से। तो हानिकारक लवण बनाने के कारण इस प्रकार के पदार्थ है वो तांबे के बर्तनों में नहीं रखने चाहिए, खट्टे पदार्थ। इस प्रकार आंसर लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं या धातुओं में भेद कीजिए। तो रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर सीधा सीधा देखा जाए तो भाई जो धातु है ये इनके ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और धातुओं के अम्लीय प्रकृति के। और धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि यह धातुएं आसानी से अम्ल के साथ अभिक्रिया करती नहीं है। कुछ धातुओं के उदाहरण लिख देते हैं, इसमें भी कुछ धातुओं के उदाहरण लिख देते थे। और धातुओं की इसमें लिख सकते थे कि इसमें धातु है वो आसानी से टूटते नहीं है गिरने पर, यानी भंगुर नहीं होते हैं। तो इसमें भी एक रासायनिक कारण आ सकता था, इसके बीच में कणों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, जबकि यह धातु आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब इसके कणों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कमजोर होते हैं। इस प्रकार से 2-4 उदाहरण लिखने थे। जो ये संपीड़ितता वगैरह है, तन्यता है, ये सब है ना, वो भौतिक गुणधर्म वो नहीं लिखने थे, इसमें ये रासायनिक गुणधर्म थोड़ा अलग लिखने थे। नेक्स्ट है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो भाई कार्बन आपको पता है संसार के ऐसा कोई यौगिक बना नहीं है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका मोस्टली कारण है कार्बन के, एक तो मोस्टली लिख सकते हैं कि कार्बन एक हर किसी के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, चतुस्संयोजी यौगिक है। दूसरा, कार्बन का यौगिक है जो इसका प्रज्वलन ताप है वो उच्च है, यानी जलने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है और आसानी से जल भी जाता है। ऐसे कुछ आपको इसमें लिखने थे, कारण लिखने थे। नेक्स्ट है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काठ का नामांकित। तो इसमें आपको जो फूल है वो पुंकेसर, स्त्रीकेसर, जो भी वर्तिकाग्र है, सब कुछ आपको इसमें बनाना था। वो फूल का एक चित्र बनाना था जो कक्षा आपकी बुक में दे रखा है, वो उसको नामांकन करना था। 3 नंबर का प्रश्न था, बड़ा अच्छा 3 नंबर मिल रहा है आपको चित्र में। तो चित्रों को विशेष रूप से ध्यान से देखें। नेक्स्ट है, द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो वैसे देखा जाए तो द्विखंडन और बहुखंडन दोनों अलैंगिक जनन की विधियां हैं, लेकिन द्विखंडन में एक है किसी भी जीव के एक शरीर के वापस 2 जीव बनते हैं, यानी 2 भागों में बढ़ता है और वापस एक नया जीव बनता है। मतलब एक तो मूल जीव था, उससे एक अलग हो गया, एक और बन गया, तो कितने जीव हो गए भाई, 2 जीव हो गए, यानी एक जीव से एक ही जीव उत्पन्न हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल लिख सकते थे आप अमीबा, कि अमीबा में द्विखंडन होता है। और बहुखंडन में आप देख सकते हो प्लाज्मोडियम होता है, इसमें बहुखंडन, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, जिसकी कोई संख्या नहीं है, इतने सारे इसके खंड मतलब टुकड़े किए जाएंगे। तो बहुखंडन की प्रक्रिया में एक जीव के या एक जीव बहुत सारे असंख्य जीव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका मोस्टली कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो आपको लिखना था कि तारे धरती से अत्यंत दूर होने के कारण, वैसे टिमटिमाते नहीं है, तारे क्या है, स्थिर है, लेकिन धरती से अत्यंत दूर होने के कारण उनका प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है, और वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण वो विभिन्न परतों पर बार बार अपवर्तित होता रहता है उनका प्रकाश, और हमारे पास तक पहुँचने, जब हमारी आंखों तक पहुँचता है उससे पहले कई बार अपवर्तित यानी अपवर्तन हो चुका है उस प्रकाश का। इस कारण वो हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इसका मोस्टली कारण, मुख्य कारण वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। वास्तव में तारे नहीं टिमटिमाते हैं, बस प्रतीत होते हैं।
तो ये कितने परसेंट हो गए भाई? 18% हो गए। नेक्स्ट पर्सन देखें 1900%। 1900% है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 400 वोट का अनुमत है कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य है। तो हमें घरेलू बिल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो घरेलू बिल क्या होता है भाई? वोट यानी 400 गुणा घंटा कितना 8/1000 और गुणा कितने दिन चलाया जाता है? 30 दिन और एक दिन का 3 रुपये। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ से देखा जाए तो 8 दूनी 24 और 24 थी 72 और 72 को 4 से गुणा कर दिया। 4 गुणा 2 8, 7 चौक 28, 288 रुपये। कितना आ गया बिल? 288 रुपये। तो इसका सही आंसर था वो कितना था? इसका सही आंसर था 288 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखें। ये भी 3 नंबर का प्रश्न था, बड़ा आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक से एक ही तत्व है उसका विस्थापन होता है, और द्विविस्थापन में दोनों का आदान प्रदान होता है। आपको बहुत सारे बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, इसके उदाहरण आप दे सकते थे द्विविस्थापन। ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है भाई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी में अभिक्रिया करवाने के लिए ताप देना पड़ता है, हमें गर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी के रूप में हम कह सकते हैं श्वसन एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें पानी डाला जाता है, उसमें ऊष्माक्षेपी ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी के रूप में देखा जाए तो जो सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह है उनको धूप में रखा जाए तो ऊष्मा का शोषण करके वो सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग अलग हो जाते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण लिख सकते थे उनको। नेक्स्ट देखें मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता था? इसके संबंध में देखा भाई, ये 2.5 नंबर का प्रश्न था, छोटा सा, लेकिन इसमें देखो इसमें आपको पूरा लिखना था, शुरुआत से लेके श्वसन का पूरा प्रक्रम आपको समझाना था कि किस प्रकार ऑक्सीजन फेफड़ों द्वारा अंदर ग्रहण की जाती है। वहाँ से जो छोटी कोशिकाएं होती है उसके द्वारा हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेके शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुँचाता है। वहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके फेफड़ों तक आता है इस प्रकार से। और इसके बीच में जो कार्य करता है मुख्य रक्त को पंप करने का, वो कौन करता है? हृदय। इस प्रकार से लिखना था। श्वसन का जो भी प्रक्रम था वो आपको समझाना था। नेक्स्ट देखें श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ है? ये किताब का ही प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए भी जलीय जीव है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव है वो वातावरण के अंदर है जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, जो कि बहुत है पर्याप्त मात्रा में है देखा जाए तो, जबकि जल में जो ऑक्सीजन है वो इतनी है नहीं, जो कुछ 0% इतनी इस प्रकार से ही है। जल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, सब में मतलब बहुत कम डिवाइड आती है, बहुत कम सबको प्राप्त होती है। तो उनके लिए जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वो कम होती है, उसके कारण उसको जो श्वसन क्रिया है वो थोड़ा मुश्किल होता है स्थलीय जीव की अपेक्षा, जो पृथ्वी पर रहते हैं उसकी अपेक्षा। नेक्स्ट देखें हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? ये प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर के अंदर आपको पता है वसा का पाचन है वो शुद्रांत्र में होता है, छोटी आंत में होता है। शुद्रांत्र में एक पितरस आता है, पिताशय से पितरस, उस पितरस क्या करता है? वसा सबसे पहले तो भोजन को माध्यम को सारीय बनाता है, साथ ही वसा की जो बड़ी गोलियां हैं उसको छोटी गोलियों में तोड़ता है। इस प्रकार की प्रक्रिया इमल्सीकरण कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। और इस छोटी गोलियों का शुद्रांत्र में छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम भाई? लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। इस लाइपेज एंजाइम की सहायता से इस वसा की छोटी छोटी गोलियों का पाचन किया जाता है तथा शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति द्वारा अवशोषण होता है बाद में ऊर्जा के रूप में। इस प्रकार आपको ये समझाना था। नेक्स्ट है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में जब पाचन क्रिया होती है या जब भोजन का ग्रहण किया जाता है तो सबसे पहले भोजन को मुख गुहा में लिया जाता है। मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्राव किया जाता है, लार रस का। और ये लार रस क्या होता है? हल्का सा अम्लीय होता है। हल्का सा अम्लीय होने के कारण यह क्या करता है? भोजन के साथ जो छोटे मोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो जीवाणु है, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आगे जो बड़े सूक्ष्म जीवाणु और भी बच जाते हैं उनको तो आमाशय में नष्ट होता ही है, जो हाई एसिड रहता है उसके अंदर HCl, लेकिन शुरुआत में जो है लार भी नष्ट करती है कुछ मात्रा में।
और लार में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से टाइलिन वगैरह एंजाइम पाए जाते हैं, तो कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का भी यहाँ पर पाचन हो जाता है। लार में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। साथ ही साथ लार है वो भोजन को चिपचिपा बनाती है, यानी गीला कर देती है, चिपचिपा कर देती है, जो भोजन ग्रसिका में आगे बढ़ने में, कर्पकुंचन गति से आगे बढ़ने में आसानी से आगे बढ़ता है। तो ये कुछ लार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि पादप हार्मोन क्या है। तो ये पादप हार्मोन एक तरह के रसायन है जो पौधों के अंदर वृद्धि और नियंत्रण है, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और भी कुछ बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं और मुख्यतः 5 होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल है और साइटोकाइनिन है और एक है इथाइलिन। ये 5 से मुख्य हार्मोन होते हैं। ये आपको इतना सा लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सारे के चारों ओर एक परतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है? तो यहाँ से देखा जाए तो परतान एक क्या होता है भाई, कोमल तना होता है, कुछ बेलें होती है, आपने देखा होगा सब्जियों की बेलें वगैरह, उसको कोई आगे सहारा मिल जाता है, उस सारे को पकड़ के आगे से आगे वृद्धि करती रहती है, लिपटती रहती है उस सारे के चारों ओर। तो आपको पता है वैसे भी पादप हार्मोन में ऑक्सीजन हार्मोन महत्वपूर्ण है वृद्धि में। अब इसमें किसी चारे के चारों ओर परतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है? तो आपको पता होना चाहिए, जब इससे को सहारा मिल जाता है परतान को, आगे ये इसको टच करेगा, जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो इससे जहाँ पर इसको स्पर्श किया इससे पीछे वाले भाग में चला जाता है और यहाँ की कोशिकाओं में तीव्र गति से वृद्धि करता है। तो ये परतान और आगे बढ़ता है, इधर घूमता है। अब यहाँ पर टच किया तो इस पीछे वाले भाग में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर की कोशिकाओं में वृद्धि करेगा, तो ये फिर और इस प्रकार घूम जाएगा। अब यहाँ पर टच किया तो इस भाग में, यानी जहाँ टच किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, उससे पीछे वाले भाग में ऑक्सीजन हार्मोन स्रावित होता है, वहाँ रहता है और वहाँ की कोशिकाओं को तीव्र गति से बढ़ाता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे परतान आगे से आगे बढ़ता जाता है, उस परतान की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ये लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया? तो आपको पता होना चाहिए, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन है वो रुधिर में स्रावित होता है और ये हार्मोन को करो या मरो भी कहते हैं, डू एंड डाई भी कहते हैं, और ये आपातकाल की स्थिति में शरीर में स्रावित होता है। आपातकाल की स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए ये तय करता है। और वैसे भी आपको पता है, जब भी हमारे ऊपर कुछ अचानक आपदा आ जाती है, आपातकालीन की स्थिति आ जाती है, तो हमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, बेसिक बस वो क्रियाएं लिखनी थी। इसमें क्या हो जाता भाई, हमारे हृदय की धड़कनें वो तेजी से बढ़ जाती है। जब हम ऐसे हो जाए रात के अंधेरे में कहीं डर वगैरह लग जाए, तो भाई आपातकालीन की स्थिति हमारे लिए, तो उसमें एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है और क्या क्या क्रियाएं होती है, तो जो हृदय की धड़कन है वो तेजी से बढ़ जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, यानी तेजी से सांस लेने लगते हैं, और साथ ही साथ जो हो सकता है किसी को ब्लड प्रेशर यानी बीपी वगैरह की समस्या भी, तो हमारा जो रक्तचाप है उसमें भी अनियमितता आ जाती है। ऐसे बहुत सारी कुछ अन्य क्रियाएं वो आपको लिखनी थी। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे गले के अंदर ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, और इस थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन की सहायता से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन किसकी सहायता से बनता है? आयोडीन। अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कैसे करेगी? और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा, हमें गलगंड या घेंगा जिसे गोइटर रोग भी कहते हैं वो हो जाएगा। तो इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23वां प्रश्न है भाई, 23 का पहला है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दी? तो हमें जो भी प्रश्न है इनमें से कोई एक करना होता है। अगर ऊपर के 3 करते हो तो तीनों ऊपर के करने, अगर नीचे कर तो पूरा पूरा नीचे का करना। ऐसे नहीं एक यहाँ से कर दिया 2 यहाँ से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो हम वाहनों के उत्तल दर्पण में पश्चिम दर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो हमें पता होना चाहिए, जो वाहनों के साइड में, ड्राइवर के साइड में जो कांच लगा था वो कौन सा होता है भाई? जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं, अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाते? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब कैसा बनाता है भाई? सीधा बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी हो। ये नहीं देखा जाता वस्तु पास में या वक्रता के अंदर से दूर है, अनंत पर है, कहीं भी हो प्रतिबिंब बिल्कुल है सीधा बनेगा। तो पहला कारण तो ये हो गया। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा भाई? छोटा बनेगा, स्पष्ट बनेगा, और
जो पीछे का दृश्य है वो दृश्य क्षेत्र क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ नहीं, अगर हम इस ड्राइवर के कांच में देखें तो पीछे की 2 किलोमीटर अगर सीधी सड़क है तो 2 किलोमीटर तक हमें दिखाई देता है, यानी दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे इसमें लिखने। नेक्स्ट है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है और एक डायोप्टर बराबर 1/f है और वो भी किसमें, मीटर में, यानी फोकस दूरी मीटर में ली जाती है। तो ये आपको लिखना था, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ये एक डायोप्टर की क्षमता थी, सॉरी परिभाषा थी। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो फोकस बिंदु, मुख्य फोकस एक ही बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी दर्पण पर, अवतल दर्पण मान लें, अगर किसी दर्पण पर अनंत से प्रकाश किरणें आपतित कराने पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अथवा वाला प्रश्न देखें इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए और सिर्फ प्रकार ही नहीं बताना, अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि भी कीजिए। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना चाहिए, अगर सिर्फ प्रकार लिखते हो तो आपको सिर्फ प्रकार यानी दर्पण का नाम लिख दो तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते जितना होता है। पूरा प्रश्न है अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए, तो ये भी लिखना होता है, इसका कारण भी बताना होता है ऐसा क्यों किया जाए। किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, तो कार की हेडलाइट में हमें पता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, सदैव प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, मिलाता है, अभिसारित करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि यहाँ पर जो प्रकाश है उसको एक बिंदु पर फोकसित करें और आगे हमें क्लियर सब कुछ दिखाई दे, प्रकाश बिखरे नहीं, हमारा एक पुंज के रूप में हमें प्रकाश किरण प्राप्त हो, इसलिए। नेक्स्ट है सौर भट्टी। तो आपको पता होना चाहिए सौर भट्टी कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर पूरा कांच लगा होता है और यहाँ पर कांच के टुकड़े लगे, तो जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश किरणें आएगी तो यहाँ पर ये क्या करेगी, वे वापस परावर्तित होकर एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी और इस बिंदु पर हम कोई भी बर्तन वगैरह रख के खाना वगैरह पका सकते हैं। तो सौर भट्टी कुछ इस प्रकार से कार्य करती है। तो इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और इसका भी कारण सेम ही है। जब सूर्य से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी और वो बिंदु पर हम बर्तन रख के खाना आसानी से पका सकते हैं, उस पर ताप अत्यधिक होगा। लास्ट प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो यहाँ पर कह रहा है सीधा तथा आवर्धित। अब देखो सीधा तो उत्तल भी बनाता है, लेकिन ये कह रहा है आवर्धित, तो आवर्धित उत्तल नहीं बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल। तो यहाँ पर लिखना था, नाम लिखना था, सिर्फ नाम ही पूछ रहा है तो अवतल लिखना था। और आपको बता दें अवतल दर्पण में ये सीधा और आवर्तित, तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा था सर अवतल तो उल्टा बनाता है, लेकिन भाई एक कंडीशन होती है जहाँ पर सीधा भी बनाता है और वो पीछे की तरफ होता है, सीधा तो आभासी होता है। हमने पढ़ा था कि ये एफ मुख्य फोकस और ये ध्रुव पी, इन दोनों के बीच में अगर कहीं वस्तु को रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसका आंसर था अवतल। तो इस प्रकार ये पेपर था। आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इस पेपर में, और इस पेपर को बड़े ध्यान से वापस गहनता से अध्ययन करें। इसके कई प्रश्न हैं जो आपको वापस बोर्ड परीक्षा में रिपीटेशन मिलेंगे, वापस रिवाइज मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत छपेंगे। बड़ा अच्छा पेपर था। अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा इजी था, लेंथी नहीं था, छोटे छोटे प्रश्न थे। तो आज की क्लास, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और अपने जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और कोई डाउट है तो उसको भी लिखें। धन्यवाद।